नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबसे पहले हम देश के उन पत्थरबाजों से आपको खबरदार करने वाले हैं जिनको कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी पत्थरबाजी की खबर आती है तो एक पैटर्न में वो पत्थरबाजी नजर आती है। 4 तस्वीरें आप देखिए, 4 अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपको उस पैटर्न से रूबरू कराएंगी। ये 4 तस्वीरें संभल से लेकर बरेली, जयपुर और अब दिल्ली तक की है। याद करिए उत्तर प्रदेश का संभल, जहां कोर्ट के आदेश से मस्जिद का सर्वे करने टीम पहुंची। भीड़ मस्जिद को लेकर अफवाह वाली साजिश में फंसकर पत्थर उठाती है, आग लगाती है, गोली तक पुलिस पर चला देती है। यही बरेली में हुआ भड़काकर हिंसा कराई गई। यही पिछले महीने जयपुर में हुआ, जहां कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटना था। रात में पुलिस पहुंची, भीड़ को अफवाह फैलाकर भड़काया गया कि मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, पत्थरबाजी होने लगी। इसी पैटर्न पर कल आधी रात देश की राजधानी में पत्थर चलने लगा, जब कोर्ट के आदेश के बाद तुर्कमान गेट के इलाके में मस्जिद के पास के अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा, लेकिन पत्थरबाज पुलिस पर हमला कर देते हैं। इस पत्थरबाजी वाले पैटर्न को आज इसीलिए खबरदार करते हुए बेनकाब करना है। दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका 17वीं शताब्दी में जब दिल्ली मजबूत किलेबंद राजधानी बनाई जाती है, सूफी संत शाह तुर्कमान के नाम पर यह दरवाजा तैयार होता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि तुर्कमान गेट को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। इसी इलाके में 21वीं सदी में जब नए साल के पहले महीने के 6ठे और 7वें दिन के बीच बुलडोजर गरजने लगे, तो फिर देश की राजधानी में साजिश के पत्थरबाज पंजे बाहर निकालने लगे। वो भी उस मस्जिद को लेकर अफवाहों का जाल बिछाकर जो पूरी तरह सुरक्षित है। नाम फैज़-ए-इलाही मस्जिद। लेकिन जहां मस्जिद नहीं बल्कि केवल मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जे को जमींदोज किया गया, जहां कानून के बुलडोजर ने रत्ती भर मस्जिद को न छूना था न छुआ है, जहां सिर्फ मस्जिद की आड़ को लेकर कुकुरमुत्ते की तरह उगते गए अवैध इमारतों को गिराया जाने लगा, तो भड़काने वालों ने अब सीधे भारत की राजधानी के बीचों बीच माहौल को आधी रात बिगाड़ने की पथरीली साजिश रची। वो साजिश जिसके बोल थे, मुसलमानों जाग जाओ, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, देखो क्या हो रहा है, शाबाश मेरे शेरों, पत्थर मारो, पूरी रात काली करो, वाह भगा दिया। रात 11:30 से ड्यूटी चालू थी, वहाँ पे हम पहुँच गए थे 11:30 बजे ही। 2000 से एस्टिमेट होगा। एक ही नारा सुना था मैंने तो कि तुम्हारा खून ऐसे ठंडा हो गया या सो गया है। लाउड स्पीकर से समझाया जा रहा था कि भीड़ इकट्ठा जाती है, भीड़ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। ये ऑर्डर है, उसके हिसाब से काम होगा। अचानक गलियों से पत्थर आने लग गए। भीड़ में कुछ मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे मतलब गमछा वगैरह बांधे हुए थे। छिपे हुए चेहरों के देश और शांति विरोधी मंसूबों की गवाह दिल्ली के तुर्कमान गेट की फैज़-ए-इलाही मस्जिद बन चुकी, जो अब भी सुरक्षित है, क्योंकि इस मस्जिद के लिए कोई बुलडोजर आया ही नहीं। लेकिन इसी मस्जिद के नाम पर दिल्ली के अमन को पत्थरबाजों ने कुचल देना चाहा, जिसकी 9 घंटे की पूरी टाइमलाइन आज तक के पास है। 6 जनवरी रात 10 बजे तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास कुछ लोगों की भीड़ जुटने लगती है। इस भीड़ की वजह इलाके की तरफ आते बुलडोजर बनते। ये दूसरा वीडियो देखिए। ये 6 जनवरी की रात 11:30 बजे का वीडियो है, जब तुर्कमान गेट इलाके के पास बुलडोजर डंपर खड़े दिखे। इनकी संख्या इस वीडियो में 17 पता चलती है। दावा होता है तब तक 30 से ज्यादा बुलडोजर और 50 डंपर तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद से सटे हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए कोर्ट के आदेश पर पहुंचे।
7 जनवरी की रात 12:30 बजे पुलिस बल और भीड़ दोनों यहाँ पर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस भीड़ को पुलिस और प्रशासन के लोग अगले आधे घंटे में समझा बुझाकर वापस कर देते हैं, ये भरोसा देकर कि चिंता मत करिए, जो होगा कानून मुताबिक कोर्ट के आदेश से होगा। यहाँ भीड़ ये जानना चाहती थी क्या मस्जिद को लेकर कुछ होना है। प्रशासन ने साफ कहा ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया था, तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग ए स्मूथ प्रोसेस। फिर भी 150 के आसपास लोग इकट्ठा हुए सवाल करने के लिए क्या हो रहा है, तो उनको समझा दिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चले गए। रात 1 बजे तक बुलडोजर को देखकर मस्जिद से जुड़े भ्रम में जुटी भीड़ को पुलिस समझा देती है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि बहुत से लोग लौट भी चुके थे, लेकिन फिर तुर्कमान गेट के पास की इस गली से देखिए कैसे अचानक रात 1:23 पर पत्थरबाजों का झुंड निकलने लगता है, जो पुलिस को वहां से भगा देना चाहता है। क्या हाथ में पत्थर लेकर आई ये भीड़ साजिश के साथ निकली? क्या पत्थरबाजों की ये टोली दिल्ली में भड़काए जाने पर आई? क्या पत्थरबाजों के पीछे चंद चेहरे थे जो मस्जिद के नाम पर पूरी रात उकसाते आए? आज उन्हीं चेहरों से आज तक आपको खबरदार करेगा। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने उस इलाके में फ्लैग मार्च किया है जहां पर कल रात अफवाह की वजह से पत्थरबाज बाहर निकल आए थे और हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गए थे। 5 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है, लेकिन पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने कल रात ये अफवाह फैलाई कि जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसको गिराने की कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके के भड़काऊ पोस्ट्स लिखे गए, जिस तरह की रील बनाई गई और माहौल को बिगाड़ा गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पुलिस स्टेशन में पकड़े गए ये वो चेहरे हैं जो हमारे देश की राजधानी में अमन के दुश्मन मंगलवार बुधवार की रात बनने निकले, जिन्होंने रात 1:23 से 1:40 तक करीब 17 मिनट के भीतर दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक अफवाह फैलाकर पत्थर चलाए, जिन्हें रोकने और वापस पीछे धकेलने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लाठीचार्ज करके पत्थरबाजों की भीड़ को भगाना पड़ा। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो गाड़ियां हैं उल्टी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर पत्थर अगर आप देखेंगे तो ये जो पथराव, ये देखिए इस तरह के जो पत्थर है सड़कों पर, इसी से पथराव जमकर इस इलाके में खास तौर से किया गया। और टीयर गैस के सेल अगर आप ये देखें यहाँ पर तो इस तरह से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए थे। और चूंकि जब पथराव होने लगा तो यहाँ पर फिर उसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस की इस तरह के सेल छोड़ने पड़े, जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद हैं। ऐसी नौबत इसलिए दिल्ली में आधी रात को आई क्योंकि वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट डालकर इंस्टाग्राम पर रील और स्टोरी लगाकर तुर्कमान गेट की उस फैज़े इलाही मस्जिद से जुड़ी अफवाह फैलाई गई, जिसका रात के बुलडोजर एक्शन से रत्ती भर भी लेना देना नहीं था। इसके लिए पहला वीडियो सबूत देखिए, जहां कर्फ्यू का झूठ फैलाया, बुलडोजर की गिनती करके डराया, मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैलाई और अंत में भड़काते हुए कहा घर बैठने से कुछ नहीं होगा, मस्जिद को कुछ नहीं होने देना है। दूसरा वीडियो सबूत, इसका नाम खालिद मलिक है, इसने भीड़ को डराकर बुलाया है। तीसरा वीडियो सबूत, यहाँ भीड़ में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी दिखते हैं, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सांसद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। अब निगाहें उस सांसद पर रहे समाजवादी पार्टी के, जिन पर आरोप है कि यहाँ पर वो मौजूद थे, लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। उसके कुछ फुटेज भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। चौथा वीडियो सबूत, मुसलमानों जाग जाओ कहकर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, लोगों को भड़काकर बुलाया गया। पांचवा वीडियो सबूत, मुस्लिम के नाम पर दुकान बंद करके भीड़ बुलाई जाने लगी। ऐसा केवल वीडियो ही नहीं, बल्कि देखिए ये फेसबुक पोस्ट है जिससे साजिश रची गई। साद अंसारी नाम की यूजर ने लिखा कि मस्जिद शहीद कर दी गई, जो पूरी तरह झूठ है। जलाल इमरान नाम का यूजर लिखता है कि जब शहर सो रहा था तब मस्जिद गिराई जा रही थी। ऐसी झूठी पोस्ट और वीडियो के साथ भड़काई गई भीड़ से रात में पत्थरबाजी कराई जाती है। इस वक्त हम लोग ठीक उसी गली में मौजूद हैं जहां से रात में अचानक भीड़ आई थी और उसने पुलिस टीम पर पथराव किया था। इस गली में एक ऐसी चीज मिली है जो देखने में ऐसी लग रही है कि जिसे आप चेहरा कवर कर सकते हैं,
सबसे पहली बात, यानी आप अपनी पहचान छुपा सकते हैं। दूसरा, अगर आंसू गैस के गोले चलते हैं तो आपकी आंखों का बचाव होगा और शायद आपको सांस लेने में भी जो परेशानी आमतौर पर अगर खुले चेहरे में होगी तो शायद इसमें नहीं होगी। यानी कई तरीके से ये जो मास्क है ये आपका बचाव कर सकता है। हालांकि आज तक इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि ये यहाँ पर पड़ा है तो इसका इस्तेमाल किसी ने किया या नहीं किया किसी ने, क्योंकि ये पीछे देखिए जुगाड़ सिस्टम है, रस्सी से भी इसको बांधा गया है। तो ये जो है, ये जो सामान है ये अब पुलिस के पास चूंकि सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम है, अब उसमें देखा जाएगा कि ये जो पूरा मास्क है इसका इस्तेमाल किसी ने किया या नहीं। भड़की हुई वो भीड़ जो आधी रात में बैरिकेड के पास जुटी, आंसू गैस का गोला फेंके जाने पर तितर बितर होती है, उसी में से एक गोले को उठाकर तुरंत पुलिस की तरफ फेंक दिया जाता है। इस भीड़ के हर चेहरे को अब दिल्ली पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस का कैमरा खोज कर निकालने में जुट चुका है, ताकि इन्हें कानून सही सजा दे सके और फिर दिल्ली में कोई पत्थरबाज पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचे। आज तक इंडिया टुडे के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें भीड़ को भड़काया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि मुसलमान लोग घर से बाहर निकले। इस तरह के कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस हमारी जांच स्पेशल स्टाफ के पास भी आए हैं और दिल्ली पुलिस इसको स्पेशल स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में इसको भी देखेगी और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 5 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की भी इमेजेस हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। करीब 17 मिनट तक पूरा बवाल चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और स्थिति को काबू में किया। उसके बाद रात करीब 1:30 बजे से फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई जो सुबह 7 बजे तक चली। उसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि रात में ही क्यों बुलडोजर एक्शन ये हुआ, तो इस रिपोर्ट को देखकर उसका जवाब सुनिए और खबरदार हो जाइए। कल रात क्या क्या टूटा सर यहाँ पर? यहाँ पे एक बैंक है, हॉल थे और एक डिस्पेंसरी थे, छोटा सा क्लिनिक था, वो दोनों टूटा है। रात में पुलिस ने शायद इसी वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बगल में है, करोल बाग पहाड़गंज का ये रास्ता है, सामने दरियागंज का पूरा हिस्सा है, तो ऐसे में ये जगह बेहद भीड़ वाली जगह है। तो शायद कन्वीनियंट सोचते हुए पुलिस ने और जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने रात में ही इसे करने का फैसला लिया। रात में जब यहाँ पर फोर्स पहुंची तो लोगों को पता चला कि रात में ही क्या डिमोलिशन होगा, तो जिसके बाद लोग आए और जब लोग आए तो बाकायदा उनको समझाया गया कि 9 जून में बांटा गया है हिस्से को और मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना है। नई दिल्ली ये रेलवे स्टेशन जाने का भी यही रास्ता है। पूरा दरियागंज जो पूरी कॉमर्शियल मार्केट है, चांदनी चौक, सब कुछ यहाँ से पास है और ये एक मेन रास्ता है, क्योंकि अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से आते हैं तो सामने जो तमाम हॉस्पिटल है, जीबी पंत, एलएनजेपी, वहां पर सीधे आप नहीं जा सकते। आपको इधर से ही, जहां पर मैं खड़ा हूं, इस रास्ते से आपको आगे जाना होता है और यू टर्न लेकर के आप जाते हैं। यानी ये एक मेन रास्ता है अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से आते हैं, या फिर अगर आप दरियागंज से, अगर आप नॉर्थ दिल्ली से अगर आप आते हैं, सेंट्रल दिल्ली से आते हैं और आपको रेलवे स्टेशन या आगे की तरफ जा रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। तो इसीलिए शायद पुलिस ने रात में किया। इस तरह की इम्यूनिटी यहाँ बारात घर चलाने वाले लोगों को लगा होगा कि मस्जिद की दीवार से सटा हुआ बारात घर जब आप बनाएंगे तो आपके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होगा। आपको डीप फ्रीजर दिखाई देगा और जो किचन की सामग्री है वहीं पे रखी हुई है, जबकि नोटिस कई
दिनों पहले दे दिया गया था कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होने वाला है एमसीडी द्वारा। कोर्ट का आदेश पास हो चुका था। ना बर्तनों को हटाया गया, ना फ्रीजर को हटाया गया, ना बाकी सामग्री जो बारात घर के अंदर होती है उसको हटाया गया। संभवतः जो लोग बारात घर चला रहे थे उनको लगा होगा कि जैसे दशकों तक अभी तक एक्शन नहीं हुआ है वैसे ही एक्शन नहीं होगा। लेकिन ना केवल बाउंड्री वॉल हटाई गई, डायग्नोस्टिक सेंटर हटाया गया, दीवारों को गिराया गया, जो इलीगल शॉप से उनको हटाया गया, बल्कि बारात घर जिसको मस्जिद की दीवार से सटाकर बनाया गया था उसे भी बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। कानून अपने हाथ में न ले, ये कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे हुई है। धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। इट इज ऑलवेज बेटर अगर ये हम रात में अतिक्रमण हटाते हैं तो जो इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो कि आसफ अली रोड, LNJP का हॉस्पिटल पास में है और ये और बहादुर शाह जफर, मिंटो रोड से जो ट्रैफिक मर्ज होता है, तो अमूमन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ही इस प्रकार की एक्सरसाइज की जाती है ताकि कम्यूटर्स को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी जगह थी। लगभग 40,000 फीट एरिया का अतिक्रमण हटाना था, तो कुछ काफी घंटे लग जाने थे। तो टेंटेटिव हमारी प्लानिंग थी रात को 2 बजे या उससे पहले स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 1 बजे करीब हमने स्टार्ट की और 7 बजे तक हमने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। तुर्कमान गेट पर फिलहाल तो बुलडोजर थम गए हैं, लेकिन अपने पीछे जो चीज, वो जो निशान छोड़ गए आप देखिए, ये तमाम जो अतिक्रमण था उसको पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया है। ये आप देखिए मस्जिद के सामने जो तमाम ये मेन रोड पर ये जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, इससे अतिक्रमण था ये पूरी तरीके से। फिलहाल जो कंडीशन है आप देखिए, मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित, उसके सामने जो अवैध अतिक्रमण था वो पूरी तरीके से डिमोलिश। तुर्कमान गेट दिल्ली का, जहां पर ये वाकया पूरा हुआ है, उसका इतिहास पुराना है। आज से 50 साल पहले भी बुलडोजर वहां पर चर्चा में आया था, लेकिन 1976 और 2026 के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हम आपको बताते हैं कैसे। 1976 के अप्रैल महीने में तुर्कमान गेट पर कहते हैं पहली बार बुलडोजर पहुंचा था। वजह यह थी कि तब संजय गांधी चाहते थे कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ नजर आए। इसके लिए तुर्कमान गेट के पास मौजूद बस्तियों को तोड़ना जरूरी बता दिया। संजय गांधी के हाँ में हाँ मिलाने वाले जगमोहन ने तब तुरंत तुर्कमान गेट पर बुलडोजर भिजवा दिया। जनता ने विरोध किया तो गोलियां चली। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 6 मौतें हुई थी तब, लेकिन हकीकत में दावे इससे ज्यादा के रहे। तब लोगों को बुलडोजर से तुर्कमान गेट से हटाकर दिल्ली के दूसरे इलाकों में मजबूरी में रहना पड़ा। लेकिन अब जो बुलडोजर चला है ये किसी के फरमान नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश से चला है। किसी के दिमाग के फितूर नहीं बल्कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए चला है। लेकिन फिर भी इसमें धर्म की राजनीति लाने वाले बाज नहीं आते। इन्होंने आज मुसलमानों के खिलाफ अपने बुलडोजर खोल दिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में लागू किया जा रहा है। बिल्कुल अन्याय है, मुसलमानों के साथ एक जुल्म है और दिल्ली में ये होना नहीं चाहिए। 1940 के अंदर लगभग 900 स्क्वायर मीटर जगह LNDO द्वारा एक कब्रिस्तान को दी गई, जिसके पेपर्स हैं कमेटी के पास। समय के बाद उस जगह पे मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद उसके साथ में एक रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट की गई। अवैध निर्माण था जिसमें एक बैंक्वेट हॉल चलता था और दूसरी फैसिलिटीज चलती थी। तो ये मुद्दा रामलीला ग्राउंड को क्लियर करवाने का माननीय हाई कोर्ट में गया, जिसमें कमेटी के जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी उनके लोग भी गए, वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध निर्माण को हटाया जाए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाया। ज्वाइंट्स कंडक्ट कौन कर रहा है? MCD के लोग, DDA के लोग और आपके LNDO के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है। ये सर्वे हुआ, सर्वे में ये लोग नहीं है।
और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की तमील की जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस पे जरूरत में और क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो, उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है। वहीं थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। देखिए, हमारी पहले थाने लेवल पे भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमारे डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने भी हमसे मीटिंग की थी। उसमें तमाम जो हमारे उलमा थे या मौलवी थे या मस्जिद के इमाम थे, उनको बुलाया गया था और फिर उनको इस बात के लिए श्योर किया गया था कि जो मस्जिद के आगे का हिस्सा है सिर्फ वही डेमोलिशन होगा और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और वही हुआ है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल था और एक यहाँ पे डिस्पेंसरी थी, उस पर ही कार्रवाई की गई है। एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां पर अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर जो कार्रवाई है उससे जुड़ी हुई है ये खबर। प्रशासन की कार्रवाई की जद में अब दादा मियां की मजार से सटी मस्जिद आ गई है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए जारी प्रशासन के एक्शन के बीच अब प्रशासन की टीम संभल के चौधरी सराय इलाके में दादा मियां की मजार पर पहुंची, जहां प्रशासन ने संभल में दादा मियां की मजार के बराबर में कब्रिस्तान की भूमि पर बनी हुई मस्जिद को 15 दिन में हटाने के लिए हिदायत दी है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद के निर्माण को 15 दिन में हटा लेने की हिदायत दी। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि मस्जिद बहुत पुरानी है और उनके पुरखों के समय की है। दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा भड़काई गई, फैलाने की कोशिश की गई, याद करिए ठीक उसी तरीके से बरेली में हुआ था। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया था उस पूरे मामले में। आई लव मोहम्मद के विवाद को बहुत तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरीके से अफवाह के रूप में पेश किया गया कि भीड़ हिंसक हो गई थी। उस समय जब हिंसा की शुरुआत हुई तो तौकीर रजा वहां पर नहीं रहा, बाद में उसने सरेंडर किया। अब खबर यह आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा के विदेश में पढ़ने वाले जो बेटा है उनका, वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले तौकीर रजा का रात के अंधेरे में हुई इस टक्कर से क्या रिश्ता है? हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है। सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी उस जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। खालिस्तान की मांग का समर्थन करने वाले मौलाना का इस टक्कर से क्या रिश्ता है? तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, तो उन्हें 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का धर्म बदलकर शादी करने का दावा करने वाले तौकीर रजा क्यों जेल में ये तस्वीर देखकर परेशान होंगे? जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से
नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए। तौकीर रजा, बरेली हिंसा का वो आरोपी जो अभी जेल में बंद है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते आए हैं, हिंसा तक भड़काते आए हैं। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके विवादित बयान कई बार सामने आए कि मुख्यमंत्री ने सदन में अलग ऐलान कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, उनके नेताओं ने कहा गाड़ी पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसका मतलब यह कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि ये काम करना है। जेल में बंद तौकीर रजा की चर्चा होने की वजह शाहजहांपुर में हुआ यह हादसा है। गाड़ी चला रहा ये नौजवान है जो तौकीर रजा का बेटा फरमान है। मंगलवार को शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में फरमान यानी तौकीर रजा का बेटा कार से जा रहा था, तभी रोडवेज बस से टक्कर होती है। पुलिस ने जब मौलाना तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लिया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। संदिग्ध एक सफ़ेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। हमने उसके और जानकारी करनी चाहिए, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज़ के लिए अपने पास रखा था, साथ ही में वो इस्तेमाल करने के लिए उसने एक सिरिंज भी रखी हुई थी। तौकीर रजा जेल में है तो उनका बेटा भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मौलाना के बेटे से ड्रग्स मिलने के आरोप के बाद उसकी मुसीबत बढ़नी तय है। रोडवेज की बस में टक्कर मारने वाला 24 साल का फरमान मौलाना तौकीर रजा का इकलौता बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है और छुट्टियों में भारत लौटा, लेकिन यहाँ पर वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। बड़ी बात ये कि जब तौकीर रजा देश भर के मुस्लिम नौजवानों को प्रदर्शन के लिए भड़काते रहते हैं, सड़कों पर निकलने के लिए कहते रहे, तब खुद उनका लड़का विदेश में पढ़ाई कर रहा था। मतलब तौकीर रजा आम मुस्लिम नौजवान से पढ़ाई छोड़कर धर्म के लिए प्रदर्शन की अपील करते रहे, जबकि उनका बेटा बरेली से हजारों किलोमीटर दूर सुरक्षित पढ़ रहा था और जब वो भारत आया तो कार में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। बताया जाता है कि बस से टक्कर के बाद तौकीर रजा का बेटा फरमान घबरा गया था। गाड़ी की डिक्की खुलवाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी क्योंकि वो शुरुआत में आनाकानी कर रहा था। उसने चाबी इधर उधर होने का बहाना बनाया। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने डिक्की खोली। डिक्की में रखे बैग से क्रिस्टल ड्रग्स बरामद हुई। फरमान ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिल्ली से 1 ग्राम ड्रग्स खरीदी थी, वो आधा ग्राम का इस्तेमाल कर चुका था। पुलिस ने ड्रग्स रखने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर तौकीर रजा के बेटे को पकड़ा, जिसे बाद में जमानत मिली। इस घटना ने तौकीर रजा के एक साथ कई झूठों को बेनकाब कर दिया, जिसके सहारे वो मुस्लिम आम नौजवानों को भड़काने की कोशिश करते थे। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। अतीक और अशरफ का बदला लेना अगर आजम खां की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है, जेल की सहुबतों का बदला लेना है, अगर जालिम से हिसाब लेना है। अतीक और अशरफ का बदला लेने के लिए तौकीर रजा ने हमेशा मुस्लिम नौजवानों को भड़काया। बरेली में जो आग उनके भड़काने पर फैली, उसमें भी ना तो तौकीर रजा दिखाई दिए ना उनका बेटा। पुलिस ने उन्हें फरार तक घोषित कर दिया। जिस तरह आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने तौकीर रजा को खबरदार किया था। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तौकीर रजा जेल में बंद है, इस वजह से उनके भड़काऊ बयान भी बंद है, लेकिन फिर भी विवादों से उनका नाता टूटने का नाम नहीं लेता और वो विदेश से लौटे अपने बेटे की करतूत की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गए।
आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के एकमात्र गठबंधन से खूब अब सियासत हो रही है। सही सुना है आपने, कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन, क्योंकि एकमात्र गठबंधन ये ऐसा रहा जहां पर विचारधारा की बात ही नहीं, क्योंकि बात यहां पर सियासत की और सत्ता के लालच की रही। दो ऐसी पार्टियां जो मुद्दों पर अपने उनके कार्यकर्ता तक लड़ जाते हैं, यहां पर सीट के लिए कैसे एक साथ आ गए और उसके इर्द गिर्द क्या क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे लिए तो हमारे संस्कार अलग, हमारे लिए हमसे बड़ा हमारा दल है, दल से बड़ा हमारा देश है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से बीजेपी को संस्कार के आधार पर अलग बताते हैं और राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। संस्कार और विचारधारा की इसी सियासी जंग की कहानी में गजब हो गया, जिसे सुनकर आपको कतई भरोसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाने का असंभव काम कर दिखाया। बीजेपी ने अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता में रोकने के लिए कांग्रेस युक्त होने का फैसला किया, जबकि प्रधानमंत्री का सपना तो कांग्रेस मुक्त भारत का है। कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में ये काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो, बच नहीं सकते हो। महाराष्ट्र में एक और सियासी संभावना को साकार रूप देकर बीजेपी ने सबको हक्का बक्का कर दिया और सोच से परे जाकर अकोला में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया, जबकि सब जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते नहीं थकते और बीजेपी ओवैसी को 2014 से अब तक तो मौर्य लिखेगा कि एक कौम थी जिसके जियालों ने, बुजुर्गों ने अपना सब कुछ लुटता हुआ देखा मगर झुके नहीं। बीजेपी जब से इख्तिदार पर आई है, मॉब लिंचिंग हो रही है। अंबरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच असंभव लगने वाली जुगलबंदी कैसे हुई, उसे समझने से पहले अकोला चलिए, जहां चुनावों में गठबंधन का ऐसा घालमेल हुआ कि अच्छे अच्छों के सिर चकरा जाएं। अकोला के अकोट में बीजेपी ने मेयर पद तो जीत लिया था, लेकिन 35 सीटों वाली नगर पालिका में बीजेपी के पास 11 सीटें ही थी। कुर्सी पर कब्जा बनाए रखने के लिए बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी के 5, शिवसेना के 1, उद्धव की पार्टी के 1, एनसीपी के 2 और शरद पवार की पार्टी के 1 और प्रहार जनशक्ति दल के 3 सदस्यों का गठबंधन बनाकर 25 का बहुमत हासिल कर लिया। मतलब विचारधारा गई किनारे, सत्ता की मलाई के लिए पक्ष विपक्ष की दूरियां मिट गई। गठबंधन का नाम भी रख लिया गया, अकोट विकास मंच। गठबंधन डीएम दफ्तर में रजिस्टर भी करा दिया गया। बीजेपी पार्षद रवि ठाकुर इसके संयोजक बन गए और 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव में उनका व्हिप कहा गया कि अब ओवैसी की पार्टी भी मानेगी। जबकि अकोट में ओवैसी की पार्टी के फिरोजाबी सिकंदर राणा को हराकर बीजेपी की माया धुले मेयर बनी है, यानी चुनावों में 2-2 हाथ और सत्ता के लिए साथ-साथ। है ना कमाल की बात। वो सब नाटक है ना, फील्डिंग है वो फील्डिंग जमा लिए धोखा देने का। हमारा मुंबई में बैठ के पूरी मलाई खाएंगे और फिर बाहर निकल कर एक दूसरे को वो क्या बोलते नूरा कुश्ती है, तो मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ तो मेरी पीठ खुजा, ये क्या बात है। तो जनता देख रही है इनके नाटक को, इनके सब हरकतों को। सोचिए, ओवैसी ने जिस बीजेपी को कोस कर जनता से वोट मांगा, चुनाव के बाद ओवैसी सत्ता के लिए उसी बीजेपी के साथ हो लिए, बहाना बनाया विकास का। महाराष्ट्र में खेली गई इस गजब सियासत के चर्चे जब सरेआम हुए तो बड़े बड़े नेता तमतमाने लगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओवैसी की पार्टी से गठबंधन को लेकर आग बबूला बताए गए, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अकोला जैसी कहानी अंबरनाथ में भी दोहराई गई, जहां विचारधारा को लेकर हर दावे हवा में उड़ गए। पार्टी विद डिफरेंस और सेक्युलर विचारधारा के नारे सत्ता की चाहत के शोर में खो जाने दिए गए। अंबरनाथ में बीजेपी की तेजश्री करंजुले मेयर बनी, लेकिन 59 सीटों के सदन में बीजेपी को केवल 14 सीट मिली, एनसीपी को 2 और निर्दलीय को 2, जबकि शिवसेना को 27 सीटें मिली। शिवसेना को सत्ता में आने से रोकने के लिए, वो शिवसेना जिसके साथ खुद बीजेपी महाराष्ट्र सरकार चलाती है, उसी शिवसेना को अंबरनाथ में सत्ता में आने के रोकने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस का साथ ले लिया। कांग्रेस के 12, एनसीपी के 4 और 2 निर्दलीयों के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठबंधन कहिए या सत्ता की चाहत का नया चोगा कहिए बना लिया। मतलब सत्ता के लिए अंबरनाथ में बीजेपी ने एक अलग ही विकास अघाड़ी बना ली, जिसमें सत्ता का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सहयोगी बीजेपी की वजह से ही विपक्ष की बेंच पर बैठा दी गई। ये दिखाता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की ए टीम और बी टीम बनकर काम करते हैं। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका में हमने कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका जनाधार खत्म हो गया है। इसीलिए अब ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी अहंकारी पार्टी जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती है, वो भी अब उनके साथ जा रही। तो धन्य हो महाराष्ट्र की जनता, सब देख रही है। सबका न्याय 15 और 16 जनवरी को होगा। अभी अंबरनाथ नगर परिषद में जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है, उसके बारे में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अगर पूछोगे तो वो अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है अलायंस क्यों किया। अभी इसकी जानकारी नहीं ली हुई है, लेकिन स्थानिक लेवल पे कुछ आगाड़ी बनाकर कुछ हुआ होगा तो मैं देखता हूँ। अब बात चूहे की, क्योंकि चूहा हमारे देश में भ्रष्ट अधिकारियों का सबसे प्रिय जीव है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो हम इसका कारण आपको बताते हैं। अब बताइए, कहीं पर सरकारी कब्जे में अगर शराब खत्म हो जाती है तो कहा जाता है कि चूहे पी गए, कहीं से गांजा गायब होता है तो कहा जाता है कि चूहों ने गांजे को गायब कर दिया, कहीं कोई पुल खोखला हो जाता है तो कहा जाता है कि चूहे भीतर ही भीतर कुतर गए थे उसे। अब इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक नई कहानी जुड़ रही है। आप भी जरा ध्यान से इसको सुनिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हद हो गई है, जहां सरकारी धान संग्रहण केंद्र के अधिकारियों ने कह दिया कि 7 करोड़ रुपए का धान ही चूहे खा गए हैं। असल में सरकारी केंद्र से 26,000 क्विंटल धान गायब मिला। कम मिला सवाल हुआ तो जवाब अधिकारी ने दिया कि ये 26,000 क्विंटल यानी 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। सबका सर चकरा गया, क्योंकि कहा जाता है कि एक चूहा औसतन एक दिन में 15 से 20 ग्राम खा सकता है। अगर एक चूहा रोज भी 20 ग्राम खाता हो तो सोचिए 26,000 क्विंटल धान को साल भर में खाने के लिए कितने चूहे लगेंगे। क्या इतने चूहे किसी को नहीं दिखे? चूहा भी सोचता होगा कि उसे तो पता भी नहीं चलता, और सरकारी अधिकारी जो हैं वो चूहों के नाम पर क्या क्या नहीं खा जाते। जब धान को एक संग्रहण केंद्र है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के चार भाटा, वहां पर रखा गया था, तो वहां पर जब 2024-25 में वहां पर धान को संग्रहित किया गया था, और जब नया वर्ष आया 2025-26 का, तब धान को देखा गया कि वहां पर कितना धान रखा गया है। तब पाया गया कि लगभग 26,000 कुंटल धान जिले में शॉर्टेज है। और शॉर्टेज है, जब इस सवाल को जिले के अधिकारी से, जिले के विपणन अधिकारी से इस सवाल को पूछा गया कि शॉर्टेज है वो धान कहाँ गया, तो जिले के जो विपणन अधिकारी हैं उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 7 करोड़ का धान, लगभग 26,000 कुंटल धान को चूहे और दीमक खा गए। ये चूहे का जाल हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले आपका एक हम लोग सूचना देखे न्यूज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि आप बड़े शान से कह रहे हैं कि जो बाजार चार भाटा धान खरीदी केंद्र है उसमें जो 22,000 कुंटल से भी अधिक धान कम पाया गया है वो चूहे, दीमक, कीड़े खा गए हैं। कौन सा जांच रिपोर्ट देख के बताया कि 7 करोड़ के धान चूहे खा गए? हम सिर्फ यही जानने आए हैं, और अगर जांच में रिपोर्ट में ऐसा आया है तो आप सार्वजनिक कर दीजिए, नहीं तो 22,000 क्विंटल धान जिसने भी गबन किया है हमने ज्ञापन लेके आया, उस पे आप FIR कराइए। विभिन्न अनियमितता की शिकायत के आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। उस समिति में मैं एक सदस्य हूं और 3-4 लोग और उसमें सदस्य हैं,
प्रारंभिक बिंदुओं के आधार पर जब हमने जांच किया तो उसमें ये समझ में आया कि कुछ एसओपी का पालन नहीं किया गया, प्रारंभिक गड़बड़ियां दिख रही हैं और बहरहाल जो विषय हैं अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ज्यादा बता पाना संभव नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि एक आदेश है, स्पष्ट तौर पर एक आदेश भी जारी हुआ था कि यदि किसी भी धान संग्रहण केंद्र पर 2% से ज्यादा धान वहां पर शॉर्टेज पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्यवाही हो और एक जांच कमेटी बनाई जाए और जांच के बाद यदि वो जांच सही पाई जाती है, उन पर आरोप जो लगाया जाता है तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर करने की भी बात कही गई। लेकिन यहां पर जिले में ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ उस अधिकारी को, जो जवाबदार अधिकारी जिनके पास धान संग्रहण को देखने की जवाबदारी थी, उन्हें सिर्फ वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। अब देखने वाला विषय यह होगा कि इस खबर के आने के बाद जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो आगे क्या कार्यवाही करते हैं और ये 7 करोड़ के धान घोटाले पर क्या नया मोड़ आता है। आज तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। रोजगार के हक से आज तक करता है खबरदार और रोजगार से जुड़ी हुई ही एक बड़ी खबर हम आपको इस समय बता दें। खबर उत्तर प्रदेश की है। यूपी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। यह परीक्षा 2025 में हुई थी। पिछले साल अप्रैल के महीने में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में यूपी एसटीएफ को धांधली की जानकारी मिली थी। जांच में फिर सॉल्वर गैंग, अवैध धन वसूली के सबूत मिले, जिसके बाद महबूब अली, वैभव पाल, विशाल पाल की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के निर्देश दिए गए थे। अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो पिछले साल ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। समर्थ, हालांकि बहुत सारी कोशिशें की गई कि परीक्षा पूरी तरीके से स्वच्छ रहे, साफ रहे, लेकिन फिर भी यह मामला हुआ है। क्या इसको लेकर अब हो रहा है, किस तरह की मांगे हो रही थी और अब क्या जो मुख्यमंत्री की कार्रवाई है उससे जो जुड़े हुए थे इस परीक्षा से, जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, वो संतुष्ट हैं? देखिए श्वेता, इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है और उसके साथ ही अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। यूपी सरकार के इस निर्णय के बाद प्रयागराज में जो छात्र जिन्होंने इसमें अप्लाई किया, जो इसमें जाकर बैठे, कड़ी मेहनत करके जिन्होंने एग्जाम दिया, वो आज मिठाइयां बांट रहे हैं। यूपी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्जाम को रद्द कर दिया क्योंकि अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पेपर लीक और एग्जाम में अनियमितता जैसे तमाम मुद्दों को उठा रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे। आप मानिए अप्रैल के महीने में ये एग्जाम 2 दिन में हुआ और उसके बाद से ही इस तरह के जब आरोप लगने लगे तो कार्रवाई शुरू हुई। एसटीएफ ने महबूब अली, विनय पाल समेत एक और शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन लोगों ने कबूला कि किस तरीके से विषय के अनुसार पेपर लीक होता था। बड़ी बात यह है कि महबूब अली तो वहां जो चेयरमैन है उनके गोपनीय सहायक के तौर पर था। तो ये एक बड़ी बात है जो अब सामने आ रही है। हालांकि इस बात को लेकर भी जिक्र करना जरूरी है कि पेपर एक बार फिर यूपी में रद्द हो गया है और उसके साथ सवाल भी उठने लगे हैं। आखिर में जम्मू कश्मीर के कठुआ से मुठभेड़ की आती खबर, जहां पर सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी आतंकी इस समय घिरे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।